Welcome students, and now we are going to study the chapter Chemical Kinetics from the NCERT textbook. And basically chemical kinetics में हम लोग पढ़ेंगे how fast और how slow a chemical reaction takes place. Let's say कोई reaction है जिसमें R is the reactant converting into P product. तो how fast a reactant is converted into product is called यही हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर, केमिकल काइनेटिक स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन. और बेसिकली क्या होता है, द फर्स्ट टर्म जो हमें समझना चाहिए दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन. रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन. देखिए रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा दैट वुड बी चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स विथ चेंज इन टाइम और चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय चेंज इन टाइम. बस एक चीज याद रखनी है क्लास, रिएक्टेंट्स के टर्म में रेट वुड बी नेगेटिव. नेगेटिव क्यों पूछते हैं कि भाई नेगेटिव साइन क्यों? नेगेटिव साइन इसलिए बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस. तो माइनस साइन ये रिप्रेजेंट करता है कि रेट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डिक्रीजिंग. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कोई रिएक्टेंट है, अगेन सेम, कोई रिएक्टेंट है A, वो कन्वर्ट हुआ इनटू प्रोडक्ट B. और ऐसा बोला जाएगा कि इनिशियल में लेट्स से जो A की कॉन्सेंट्रेशन थी, स्क्वायर ब्रैकेट मतलब कॉन्सेंट्रेशन, वो थी 0.2 मोल पर लीटर. कुछ टाइम बाद जो A की कॉन्सेंट्रेशन हो गई वो हो गई 0.1 मोल पर लीटर. कितने टाइम में? लेट्स से 5 सेकेंड्स में. ठीक है, तो हमसे पूछा जाएगा बताइए रेट ऑफ रिएक्शन क्या है. पहले तो अपना ये पेन थोड़ा चेंज कर लूँ. सो व्हाट इज़ द रेट ऑफ रिएक्शन? तो अपने इस पूरे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो रेट ऑफ रिएक्शन आएगा, रेट क्या हो गया? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. इनिशियल फाइनल माइनस इनिशियल होता है ना, दैट इज 0.1 माइनस 0.2. बाहर माइनस साइन है ही. अच्छा टाइम कितना लगा? 5 सेकेंड्स. तो ये कितना हो जाएगा बताइए ज़रा. माइनस का साइन था वो कैंसिल हो गया, ये आया 0.1/5. अच्छा ऊपर क्या था? मोल पर लीटर कॉन्सेंट्रेशन थी और यहाँ टाइम था सेकंड में, ये हो जाएगा मोल पर लीटर पर सेकंड. तो ऐसे हम रेट निकालते हैं. बड़ी सिंपल सी बात है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम. अच्छा बस बात इतनी है कि देखो मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस ना ऐसी होती हैं जिसमें आगे कुछ नंबर लिखे रहते हैं. जैसे अगर मैं बात करूं तो नाइट्रोजन रिएक्टिंग विद हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया. अच्छा ये बैलेंस नहीं है ना, तो इससे भी बैलेंस कर लेते हैं. अब इसके अंदर अगर आप रेट लिखना चाहें, रेट ऑफ रिएक्शन, वो क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन होएगा चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया. मैं डी लिख रहा हूँ, डी और डेल्टा एक ही बात है. डेल्टा मतलब होता है चेंज, डी मतलब होता है स्मॉल चेंज, बाय चेंज इन टाइम. देखिए माइनस क्योंकि ये रिएक्टेंट है. अगेन चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन अपॉन टाइम, अगेन माइनस का साइन. लेकिन पता है एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जो स्टोशियोमेट्री कोफिशिएंट है ना उससे डिवाइड करना पड़ता है. यहाँ आगे 1 था इसलिए किसी से डिवाइड नहीं किया. इक्वल्स टू 1/2 चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया बाय टी. अच्छा यहाँ प्लस रहेगा बिकॉज ये प्रोडक्ट है. देखिए ये स्टोशियोमेट्री कोफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ेगा बिकॉज क्यों? जितनी देर में नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल रिएक्ट करता है उतनी देर में हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल रिएक्ट कर जाते हैं. तो दोनों तो इक्वल नहीं है. सो टू मेक इट इक्वल हमने हाइड्रोजन वाले को 3 से डिवाइड कर दिया. तो अगर मैं 1/3 से डिवाइड करूंगा तब ये बनेगा रेट ऑफ रिएक्शन. अगर 1/3 से डिवाइड नहीं करता तब हम उसे सिंपली बोलेंगे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन. और अगर 1/2 से डिवाइड नहीं करूं तो इसे बोलेंगे रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया. 1/2 से डिवाइड कर दिया तब ये बन गया रेट ऑफ रिएक्शन. अपना एनसीईआरटी पे वापस चलते हैं.
तो सबसे पहली चीज़ तो यही थी, बाकी सब तो कहानियाँ हैं इसके अंदर. लेट्स हैव अ लुक. तो ये पे लिखा हुआ है क्लास, रेट ऑफ अ रिएक्शन, द रेट डिक्रीज. अच्छा इसे हटाओ, आई होप यहाँ पे कहीं डेफिनेशन हो अच्छी सी. ये चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स अपॉन प्रोडक्ट वो हो गया. यहाँ पे है रेट डिपेंड्स अपॉन चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स एंड द टाइम टेकन. अच्छा, यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन मैंने बता दिया, अभी हमने देख लिया था, इट इज़ मोल पर लीटर पर सेकेंड, कोई दिक्कत नहीं है. अच्छा, जैसे क्वेश्चन करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4.1. हमें अलग अलग टाइम पे अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, हमसे क्या पूछा है, रेट ऑफ रिएक्शन निकालिए. तो आप कोई भी एवरेज, अच्छा ग्राफ बनाने, एनीवे आप कोई भी ले लीजिए क्लास. लेट्स से मैंने ये दो इंटरवल ले लिए. अच्छा, कॉन्सेंट्रेशन कितनी चेंज हुई, माइनस रिएक्टेंट है ना, ये रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, इसलिए हम नेगेटिव साइन मिलेंगे. चेंज इन कॉन्सेंट, अच्छा टाइम कितना हुआ, 50 माइनस 0 दैट इज 50 सेकेंड्स. अच्छा, कॉन्सेंट्रेशन कितनी चेंज हुई, 0, फाइनली 0.0905, इनिशियल कितनी थी 0.10. दैट्स इट, डिवाइड करके दैट इज चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C4H9Cl बाय चेंज इन टाइम, रेट आ जाएगा. सॉल्व कर लीजिएगा खुद इसे. आप सारे इंटरवल के लिए निकाल सकते हैं, अगले इंटरवल के लिए ले लेंगे, फिर तो वैल्यूज अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगी. एनीवे रेट सेम नहीं रहेगा, रेट डिक्रीज होगा. यहाँ निकाल रखा है इन्होंने, एज द कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज, और ग्राफ है कुछ ऐसा आएगा. अभी जो नेक्स्ट चीज़ हमें करनी है, ये वाला क्वेश्चन 4.2 समझते हैं. अगेन ये रिएक्शन गिवन है, द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन गिवन है, ये किसका, N2O5 का. द डिकम्पोजिशन टेक्स प्लेस एज दिस, द रिएक्शन इनिशियली द कॉन्सेंट्रेशन, N2O5 की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, नॉट मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी, 2.30 मोल पर लीटर. अच्छा, कुछ टाइम बाद, कितने टाइम बाद, 1 टाइम इज 184 मिनट्स. जो कॉन्सेंट्रेशन हो गई नई, वो कितनी हो गई, 2.08 मोल पर लीटर. तो हमसे क्या पूछा हुआ है, कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि बड़ा सिंपली निकल जाएगा क्लास. रेट ऑफ रिएक्शन वही है, चेंज इन माइनस, क्योंकि रिएक्टेंट की बात करें. अच्छा, मैं लिख ही देता हूँ. देखो इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए आप कैसे लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू -1/2 चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 अपॉन dt. अच्छा, विच इज इक्वल टू 1/4 चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N/2 अपॉन चेंज इन टाइम, which is equals to change in concentration of oxygen upon dt. बिकॉज इसका कोफिशिएंट 1 है तो डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है. रिएक्टेंट की टर्म में इट इज़ नेगेटिव, प्रोडक्ट्स की टर्म में इट इज़ पॉजिटिव. अच्छा, हमसे पूछा क्या गया है, रेट ऑफ रिएक्शन, तो इस टर्म्स में निकाल देते हैं हम लोग भैया. रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा माइनस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन. चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन कितनी है भैया, 2.08 फाइनल माइनस 2.30 इनिशियल, टाइम कितना है 184 मिनट्स. तो करें 2.30 माइनस 2.08 जो होगा ये आएगा 0.22 डिवाइडेड बाय 184 कर देंगे, तो ये आंसर आ जाएगा 0.001195 मोल पर लीटर पर मिनट है. बिकॉज टाइम मैंने मिनट में लिया, यहाँ पे 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेकंड्स में आ जाएगा. आपसे पूछा यही हुआ है इन टर्म्स ऑफ आवर, मिनट्स एंड सेकंड, तो दैट यू कैन मॉडिफाई अकॉर्डिंगली. मिनट्स में हमने निकाल दिया, ठीक है, डन. एक दिक्कत रह गई है, सॉरी, डिवाइड भी तो करना था ना 2 से, आई एम सॉरी.
सो दिस हैज़ टू बी डिवाइडेड बाय 2 ऑल्सो. 2 हम देखो मैं बता रहा हूँ डिवाइड करना भूल गया. सो व्हेन वी डिवाइड विद दिस, नाउ दिस बिकम्स 0.0006 मोल पर लीटर पर मिनट. ठीक है, हो गया. ये वाला 6-7 है मोर एक्यूरेटली इनका, विच इज़ ओके. एनीवे, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हमसे पूछा हुआ है व्हाट इज रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2 ड्यूरिंग दिस स्पीड. देखिए, एक तो हमसे रेट ऑफ रिएक्शन पूछ ली. रेट ऑफ रिएक्शन हमने अभी निकाल दी 6 × 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर पर मिनट में. हमसे क्या पूछा इसने? सेकंड पूछा है रेट ऑफ, अगेन एक बार देख लेते हैं, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2. रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2 का मतलब है हमसे खाली इतना पार्ट पूछा हुआ है, डिवाइड नहीं करना है. सो इसी इक्वेशन को फॉलो करते हैं. इज 1/4 d NO2/dt. तो रेट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगा? खाली इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है, जो कि हो जाएगा फिर 24 × 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर पर मिनट. डन. तो प्लीज़ आप ये ट्राई कर लीजिएगा. 4.1 बड़ा इजीली हो जाएगा. 4.1 एंड 4.2. नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन. फैक्टर्स ऑफ अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन क्लास बेसिकली ये हमें पढ़ना है दैट द रेट डिपेंड्स अपॉन on the concentration of a reaction which is also of reactant which is also called rate law. क्लास पहली चीज जो हमें पढ़नी है that is rate law. the पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वो तो सिर्फ इंट्रो पार्ट था. Let's say in a reaction A moles of A reacts with B moles of B to form C moles of C and D moles of D. तो देखिए, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू K A रेज टू पावर X B रेज टू पावर Y. अच्छा, अब ये ध्यान रखिएगा क्लास, दिस X मे और मे नॉट बी इक्वल टू A एंड दिस Y मे और मे नॉट बी इक्वल टू B. इसी को कहते हैं रेट लॉ. अच्छा, K क्या है? K को बोलते हैं हम लोग रेट कांस्टेंट. रेट कांस्टेंट. X को बोला जाता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू A. Y is order of reaction with respect to B and X plus Y is called overall order of the reaction. ठीक है, बड़ा सिंपल. इस पे थोड़ी देर में आते हैं, सीधे एक न्यूमेरिकल करते हैं इस पे. बड़ा सिंपल. देखो, इतनी इजी सी चीज है, इट विल गिव यू मार्क्स वेरी इजीली. देखिए, ये क्वेश्चन है कैलकुलेट ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. सी, रेट लॉ आपके सामने गिवन है. रेट इक्वल्स टू K. मैंने आपको क्या बताया? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है? X प्लस वाई, दोनों पावर्स का सम. तो पहले में क्या हो जाएगा? 1/2 + 3/2 विच इज, यस बताइए, 2. दूसरे वाले में तो ऑर्डर 2 आया, तो इसे हम बोलेंगे इट्स ए सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन. 1 आता तो इसे हम कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. सेकेंड वाले में इट इज 3/2 प्लस में -1. तो ये कितना आएगा बताइए? 1/2, हाफ ऑर्डर. दैट्स इट. इतनी सी बात. So what is order of reaction? It is sum of the powers of the concentration of the reactants in the rate law expression. It is called order of the chemical reaction. Rate law लिखिए. rate law में जो भी powers हैं उनका sum कर दीजिए. That is, it is called rate of a reaction. Oh sorry, order of a reaction. अच्छा, अब एक चीज़ और क्लास. Let's say मैं बात करता हूँ A is converting into P. कोई रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है. तो इसके लिए रेट लॉ क्या बनता है? रेट इक्वल्स टू
के ए पावर एन। एन क्या है? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो अगर मैं के लिखना चाहूं तो वो क्या हो जाएगा? रेट ए की पावर एन। अच्छा, रेट की यूनिट क्या होती है? रेट की यूनिट होती है मोल पर लीटर पर सेकंड। हमने देख ही लिया था स्टार्टिंग में ही। अच्छा, अब कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट क्या होती है? ऑब्वियसली मोल पर लीटर पावर एन। अच्छा, अब थोड़ा ध्यान से करिएगा, देखिएगा। इनफैक्ट इफ n इज इक्वल टू 0, यानी कि फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए n की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो k की यूनिट क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी मोल पर लीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय मोल पर लीटर पावर 0। सो कुछ भी नहीं आएगा, वही आएगा मोल पर लीटर पर सेकेंड। अच्छा, अगर n की वैल्यू 1 हो जाए, यानी अगर वो एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो, तो k की यूनिट क्या हो जाएगी? ऑब्वियसली पर सेकेंड। और अगर कहीं n की वैल्यू 2 हो, यानी वो एक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो, तब k की यूनिट क्या हो जाएगी? बताइए ज़रा, n की वैल्यू 2 डाल के। मोल इनवर्स लीटर पर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो यूनिट के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। मैं आपको टेबल दिखा भी देता हूँ यहाँ पे। ये रही क्लास। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए व्हेन द सम ऑफ द पावर्स इज 0, इट इज मोल पर लीटर पर सेकेंड। फर्स्ट ऑर्डर के लिए पर सेकेंड, सेकेंड ऑर्डर के लिए पर मोल लीटर पर सेकेंड, जैसा कि हमने डिस्कस किया था। अच्छा, जैसे ये है क्लास, आइडेंटिफाई द रिएक्टेंट ऑर्डर। ठीक है, आपको ना सिर्फ के दे रखा है, आपको के से पता लगाना है कि रिएक्शन की ऑर्डर क्या है। फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर है। क्लास, लीटर पर मोल पर सेकंड, आप देख सकते हैं दिस इज यूनिट ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकंड इनवर्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इतने सिंपल क्वेश्चंस हैं चैप्टर के, बताइए। अच्छा, अब आती है मॉलिक्यूलैरिटी। देखिए, किसी रिएक्शन में ना कितने मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इट्स मॉलिक्यूलैरिटी। देखिए, जैसे कि मैंने जो एग्जांपल लिया था, सिर्फ एक मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है, मॉलिक्यूलैरिटी इज 1। इसके ऊपर वाले एग्जांपल में जितने मॉलिक्यूल्स कितने मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं? a प्लस बी, a एंड b आर द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो वो उसकी मॉलिक्यूलैरिटी हो गई। जैसे इस अमोनिया वाली रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी कितनी है? हाउ मेनी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आर टेकिंग पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन? 4, 3 + 1। अब 4 है या नहीं वो बात की बात है, बट मॉलिक्यूलैरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और द रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। अच्छा, इसके पहले ना एक चीज़ याद रखिएगा, कोई भी रिएक्शन 2 टाइप की होती है, एलिमेंट्री रिएक्शन, सेकेंड इज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ठीक है, एलिमेंट्री रिएक्शन वो होती है विच टेक प्लेस इन अ सिंगल स्टेप। कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस वो होती हैं विच टेक प्लेस इन मोर देन 1 स्टेप और मल्टीपल स्टेप्स। ठीक है, तो किसी एलिमेंट्री रिएक्शन में मैं एग्जांपल देता हूं, A इज रिएक्टिंग विद B टू फॉर्म C, अ सिंगल स्टेप रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे उसको हम उसकी मॉलिक्यूलैरिटी बोलेंगे, और मॉलिक्यूलैरिटी यहाँ पे कितनी है? ऑब्वियसली 2 है, एक A का मॉलिक्यूल, दूसरा B का मॉलिक्यूल। अच्छा, एक और रिएक्शन है, A रिएक्टिंग विद 3 मोल्स ऑफ C टू फॉर्म AC3, और लेट्स से AC बोलते हैं, AC हाँ ठीक है, AC3 है। तो पता है, बट दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन n नंबर ऑफ स्टेप्स। कैसे? व्हाट आर द स्टेप्स? सॉरी, मुझे थोड़ा सा मॉडिफाई करने दो। टू फॉर्म लेट्स से E, अ कंपाउंड E, कोई और कंपाउंड है E। ठीक है, तो ये हो रही है नंबर ऑफ स्टेप में। जैसे पहले A कन्वर्ट हो रहा है D के अंदर, दैट D इज रिएक्टिंग विद
one molecule of C to form F, and then F is reacting with two atoms or molecules of C to form E. तो अगर आप इन सारे स्टेप्स को ऐड कर दें तो अल्टीमेटली तो D से D कट जाएगा, फाइनली यही आ जाएगा आपका आंसर. बट ये एक रिएक्शन एक स्टेप में नहीं हो रही है, ये 3 अलग अलग स्टेप्स में हो रही है. तो ये एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है विच इज़ टेकिंग प्लेस इन 3 एलिमेंट्री स्टेप्स. तो हर एक स्टेप की मॉलिक्युलरिटी अलग होगी. पहले स्टेप की मॉलिक्युलरिटी 1, दूसरे स्टेप की मॉलिक्युलरिटी 2, तीसरे स्टेप की मॉलिक्युलरिटी 3. सो मॉलिक्युलरिटी क्या होती है, लिखा है यहाँ पे, मॉलिक्युलरिटी इज द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज टेकिंग पार्ट इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन. खत्म, बाकी तो कहानी है. विच मस्ट कोलाइड साइमल्टेनियसली इन ऑर्डर टू ब्रिंग आउट द केमिकल रिएक्शन. अच्छा, अब 2 क्वेश्चंस आते हैं कि ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी में डिफरेंस क्या है. देखिए, ऑर्डर इज द सम ऑफ द पावर्स इन रेट लॉ, ठीक है, जबकि मॉलिक्युलरिटी क्या है, इट इज द एक्चुअल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन. ऑर्डर जो है 0, नेगेटिव, पॉजिटिव, फ्रैक्शनल कुछ भी हो सकता है. मॉलिक्यूल कभी फ्रैक्शन या 0 या नेगेटिव नहीं हो सकता. आधे मॉलिक्यूल्स या नेगेटिव मॉलिक्यूल या 0 मॉलिक्यूल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते. इसके अलावा ऑर्डर को ना हम हमेशा एक्सपेरिमेंटली ही निकाल सकते हैं. ऑर्डर इज एन एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी. जबकि मॉलिक्युलरिटी इज अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट. हम रिएक्शन को देखते हैं, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर देयर, और सीधे हम उसके आंसर बता देते हैं कि मॉलिक्युलरिटी 2 है, 3 है या 4 है. अच्छा, ठीक है, ठीक है. अब एक काम करते हैं, सब अगेन कहानी है पूरी की पूरी. जैसे कि क्वेश्चन है 4.3 देखते हैं. Rate law is given by this. What is the order of the reaction? Obviously, order क्या होता है? Sum of the power 1/2 plus 2 which is 2.5. अच्छा, ज़रा 4.4 देखते हैं. Conversion of molecules x into y. Conversion of x into y follows second order kinetics. अच्छा, मतलब ये कहना चाह रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन इसके x पावर 2. सो रेट इज नथिंग बट के x पावर 2. अब ये क्या कहना चाहता है कि इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ x इज इंक्रीज्ड 3 टाइम्स. अब ये कहता है कि जो मैं नई कॉन्सेंट्रेशन है x की उसे कर दूं 3x. तो बताइए रेट कैसे चेंज होगा. अच्छा, तो r डैश क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा k, x की जगह आ जाएगा 3x, पावर में क्या आ जाएगा 2, और ये फाइनली बन जाएगा r डैश इज इक्वल टू 6k x स्क्वायर. और क्लास अभी हमने देखा कि k x स्क्वायर इज नथिंग बट r. तो हम ये कह सकते हैं कि r डैश विल बी 6 टाइम्स, मैं गलत कर दिया क्या, हाँ, 6 टाइम्स ऑफ द r. अगर x को डबल किया तो r 6 टाइम्स हो गया. दैट्स इट. ऐसे ही क्वेश्चन होने हैं. अच्छा, अब मैं इसके पहले कि आपको इंटीग्रेटेड रेट लॉ समझाऊं, कुछ एक न्यूमेरिकल और कर लेते हैं. ये वाले न्यूमेरिकल 4.9. देखो, ये एक टेबल गिवन है, पूरी की पूरी डाटा गिवन है, और आपसे पूछा है रेट ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी. सी, मैं आपको समझाता हूँ. हम करने वाले हैं अभी क्वेश्चन नंबर 2.10. क्वेश्चन नंबर 2.10, सॉरी 4.10. देखिए कहता क्या है पहले के अंदर. पहली बात तो ये कि रेट लो ऐसे लिख लेते हैं हम, r इज इक्वल टू के, कौन ए बी है ना, हाँ, a की पावर होएगी x, b की पावर होगी y. हमें सिर्फ x और y की वैल्यू बतानी है. देखो, अच्छा चलो ठीक है. पहले के अंदर रेट कितना है 5,
5.07 इंटू 10 पावर -5 इक्वल्स टू के। अच्छा, ए की वैल्यू पुट करते हैं। ए की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? 0.2 पावर x। अच्छा, बी की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? 0.3 पावर y। अच्छा चलो, एक इक्वेशन बन गई। अब दूसरा वाला इंटरवल ले लेते हैं। दूसरे वाले इंटरवल में रेट कितना है? सेम है, 5.07 इंटू 10 पावर -5 के। ए की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? सेम, 0.2 पावर x। अच्छा, बी की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? 0.1 रेज टू पावर y2। लेट्स डू वन थिंग, इक्वेशन 2 को, या चलो इक्वेशन 1 को डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन 2 से। सिंपली डिवाइड ही करना है। तो आप देख सकते हैं ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। आएगा क्या? 1 इक्वल्स टू 0.3 बाई 0.1 रेज टू पावर y। और बताइए ज़रा, 1 इक्वल्स टू 3 पावर y, यानी y की वैल्यू क्या हो गई? 0। y की वैल्यू आ गई 0। अच्छा, अभी क्या करना है? अभी एक काम और करते हैं, हम एक और इंटरवल उठाते हैं, तीसरी इक्वेशन लेते हैं। ठीक है, तीसरी इक्वेशन लेते हैं। वैल्यू कितनी है? 1.43। 1.43 इंटू 10 पावर कितना? -4। के वैसे ही रहने देते हैं। अब की बार ए की वैल्यू कितनी है? 0.4 पावर x था। बी की वैल्यू कितनी है? 0.05 पावर y। इक्वेशन 3 है। और एक काम करते हैं, हम लोग ना अब की बार इक्वेशन 2 को 3 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, लेट्स डिवाइड 2 बाई 3। तो ये हो जाएगा 5.07 इंटू 10 पावर -5 डिवाइडेड बाय 1.43 इंटू 10 पावर -4। कैसे के कट जाएगा? अच्छा, ये हो जाएगा, उसकी वहाँ पे वैल्यू कितनी थी? 0.2 पावर x। ये हो जाएगा 0.4 पावर x। अच्छा, y कितना था? वहाँ पे था 0.1 ना, 0.1 पावर y। और ये हो जाएगा 0.05 पावर y। अब देखो, हमने अभी निकाल दिया y की पावर 1, y इज़ 1। तो ये पूरा पार्ट तो किसी की पावर 1 होती है, तो पूरा पार्ट तो हो गया 0। अच्छा, इसे सॉल्व करते हैं। 5.07 डिवाइडेड बाय 1.43 इज 3.54 इंटू 10 पावर -1। चलो कोई बात नहीं। अच्छा, ये डिवाइड होके कितना हो जा रहा है भाई? ये हो जा रहा है 1/2 पावर x। अच्छा, अगर इसे फ्लिप कर दिया जाए, इन्वर्ट कर दिया जाए, तो ये हो जाएगा 2.8 ऑलमोस्ट। ठीक है, इक्वल्स टू 2 पावर x। ठीक है, अब यहां से सॉल्व करके आप x की वैल्यू निकाल पाएंगे। उसके लिए आपको log लेना पड़ेगा। log 2.8 इक्वल्स टू x log 2, मतलब आपको सॉल्व करना पड़ेगा, बट ये हो जाएगा। अगर मैं इसे रफली 3 मान लूँ, ठीक है ठीक है, डन, ये हो जाएगा। तो ऐसे करके आप x की वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, डन, y हमने निकाल लिया था।
ओके तो आगे चलते हैं। और ऐसे ही फिर आप ना क्वेश्चन नंबर 4.11 भी सॉल्व कर सकते हैं, 4.12 भी सॉल्व हो जाएगा, ये सब ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। अभी हम लोग चलते हैं रेट लॉ के ऊपर। मैं आपको अभी डेरिवेशन तो नहीं करवाऊंगा, मैं आपको डेरिवेशन नहीं करवाने वाला, लेकिन मैं आपको कुछ फॉर्मूले बताऊंगा जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। देखिए फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन देखो दो चीज़ें होंगी, एक होती है हाफ लाइफ। हाफ लाइफ क्या होती है? हाफ लाइफ इज द टाइम in which the final concentration of the reactant becomes half of the initial concentration. Let's say एक रिएक्शन थी A converting into P, A के मैंने 10 मोल लिए और वो 10 सेकेंड्स के बाद 5 मोल में कन्वर्ट हो गए, आधे हो गए, तो हम बोलेंगे कि इसकी जो हाफ लाइफ है दैट इज 10 सेकेंड्स। आई होप यहाँ पे कहीं ये स्टेटमेंट गिवन हो हाफ लाइफ की जस्ट अ मिनट, देखते हैं हाफ लाइफ भी बना या नहीं। ये रही, हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन इज द टाइम इन विच द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट इज रिड्यूस टू 1/2 ऑफ इट्स इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। अच्छा, मैं आपको डेरिवेशंस नहीं करवाने वाला, लेकिन आप कुछ फॉर्मूले याद रखिए। सबसे पहले बस फॉर दी ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, देखिए ज़ीरो ऑर्डर का जो K होगा रेट कांस्टेंट, दैट वुड बी जस्ट अ मिनट, ज़ीरो ऑर्डर के लिए जो रेट कांस्टेंट होगा दैट वुड बी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट बाय फाइनल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन T, ठीक है। और जो हाफ लाइफ होगी उसका फॉर्मूला होएगा 2 इंटू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट बाय K। उल्टा लिख दिया मैंने, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स बाय 2K। ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। फर्स्ट ऑर्डर के भी दो फॉर्मूले होते हैं। फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला होगा K इक्वल्स टू 2.303 अपॉन T log इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन फाइनल, A नॉट इज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और T हाफ का फॉर्मूला है 0.693 अपॉन K, ठीक है। तो इसके बेसिस पे चलिए क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चंस कैसे आएंगे। अच्छा, आपके सामने एक ये क्वेश्चन है, गिव मी अ सेकंड। क्या पूछ रहे हैं आपसे इसके अंदर भैया? आपसे क्वेश्चन में पूछा है क्या कि अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज फाउंड टू हैव अ रेट कांस्टेंट। ओके, आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की रेट कांस्टेंट गिवन है और आपसे हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन पूछी हुई है। देखिए मैंने अभी आपको ये फॉर्मूला बताया है कि हाफ लाइफ का जो फॉर्मूला होता है दैट इज 0.693 अपॉन के, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए अपॉन के, तो 0.693 और k की वैल्यू आपको दे रखी है इन्होंने 5.5 इंटू 10 पावर माइनस 14। ऐसे आप टी हाफ निकाल देंगे, सिंपल। सेकंड क्या है कि दे आर सेइंग शो दैट इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन the time required for the completion of 99.9% is 10 times the half life। अब इसके लिए आपको यूज करनी पड़ेगी इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन which is K equals to 2.303 upon T log initial concentration upon final concentration। आपसे क्या पूछा है? 99% कंप्लीशन, यानी कि अगर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 100 थी तो फाइनल कितनी बची? 99.9 बोला है ना, फाइनल आपकी बची 0.1। दैट्स इट। अब आपको सिर्फ इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। K हो जाएगा 2.303 अपॉन T log इनिशियल इज 100, फाइनल इज 10 पावर माइनस 1। और अगर मैं रीअरेंज करूं तो T हो जाएगा 2.303 अपॉन K log 100 अपॉन 10 पावर माइनस 1 विच इज नथिंग बट 2.303 अपॉन K
log 10 पावर 3। अच्छा, log 10 पावर 3 की वैल्यू होती है 3, तो फाइनली कितना आ रहा है ये बताइए? ये आ जाएगा 6.909 डिवाइडेड बाय k, और वी कैन से t is nothing but 6.909 अपॉन k। अच्छा, अगर आप इसे ध्यान से देखें तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ? t इज इक्वल टू 10 इंटू 0.69 अपॉन k लिख सकता हूँ ना? क्लास अगर आपको ध्यान हो, आप अगर अपने फॉर्मूला ध्यान से देखा हो तो यही फॉर्मूला होता है t हाफ का 0.693 अपॉन k, है ना? 3 आता है बस एंड में। तो ये प्रूव हो गया कि भैया इन दिस केस टाइम वुड बी 10 टाइम्स द हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। दैट्स इट। बड़े सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं। एक आधा और देख लें क्या? देख ही लेते हैं, चलिए। जैसे अच्छा सा कुछ क्वेश्चन निकालते हैं। जैसे एक ये क्वेश्चन है क्लास 1-4, एग्जाम में आता है। हाफ लाइफ फॉर अ रिएक्शन इज, देखिए रेडियो एक्टिव डिके हमेशा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस होती हैं, तो आपको हाफ लाइफ गिवन है, टी हाफ दिया है कितना? 5730 ईयर्स, और आपसे क्या पूछा हुआ है? एस्टिमेट द एज ऑफ द सैंपल अगर उसमें 80% कार्बन बचा है तो। अच्छा, करना क्या है कि जब भी हमसे टाइम वाइम पूछे ना, तो हमें यही फॉर्मूला यूज़ करना होता है, 2.303 अपॉन के लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। अच्छा, दे आर सेइंग कि 80% कार्बन बचा हुआ है, यानी हम मान लेते हैं इफ़ द इनिशियल वाज 100 तो फाइनल बचा हुआ है 80। दैट्स इट। अब आप टाइम निकाल पाएंगे अगर आपको के पता चल जाए, कि आप इस फॉर्मूले से निकाल देंगे। टी हाफ क्या होता है? 0.693 अपॉन के। टी हाफ आपको दे रखा है 5730 ईयर्स, यहाँ से निकालिए के, उसे पुट करिए यहाँ, टाइम निकाल लीजिए। दैट्स इट। ऐसे ही होने हैं सारे के सारे सिंपल क्वेश्चंस। अगेन 16th भी देख लीजिए। व्हाट दे आर सेइंग, रेट कांस्टेंट के गिवन है कितना? के गिवन है 60 सेकेंड इनवर्स। आपसे क्या पूछा हुआ है? दे हैव आस्क्ड हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रिड्यूस द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन टू 1/16, यानी इफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इज 1, द फाइनल इज 1/16। तो के आपको गिवन है, आपको टाइम निकालना है, वही 2.303 अपॉन के लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 1, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन 1/16। के की वैल्यू यहाँ पुट करिए, सॉल्व करिए। ऐसे ही सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। और अब तक हमने जितना किया है उसमें से लाइक वी हैव डन 70% ऑफ द चैप्टर। अच्छा, इसके अलावा जो दूसरे क्वेश्चंस आते हैं, आपको एक और फॉर्मूला याद करना है सिंपली। बाकी तो सिर्फ कहानियाँ हैं, यू कैन गो थ्रू द चैप्टर बाय योरसेल्फ ऑल्सो। यहाँ अच्छा, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस क्या होती हैं? देखो, कुछ रिएक्शंस ना ऐसी होती हैं जिन्हें एक्चुअल में होना तो चाहिए सेकंड ऑर्डर, बट दे फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। जैसे आपके सामने एग्जाम में आएगा, आपके सामने ही है, आई थिंक यहाँ लिखा होना चाहिए या नहीं, आप लिख सकते हैं, द रिएक्शंस विच शुड बी मोर देन ऑफ हायर ऑर्डर but they still follow first order kinetics are called pseudo first order kinetics, नकली first orders। उसका रीज़न क्या है? अगर आप रिएक्शन देखें तो आप देख सकते हैं कि वाटर की कॉन्सेंट्रेशन ऑलमोस्ट रिमेन सेम। तो जितनी भी हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस होती है ना, देखिए लेट्स से रेट डिपेंड्स अपॉन ए एंड बी द टू रिएक्टेंट्स, लेकिन बी ना है वो एक्सेस में है, इतना एक्सेस में कि आप सामने देख सकते हैं। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर के केस में एस्टर लिया था 0.01, वाटर के मॉलिक्यूल्स लिए थे 10 मोल्स। रिएक्शन खत्म होने के बाद एस्टर हो गया 0, वाटर के मॉलिक्यूल्स बचे रह गए 9.9,
ऑलमोस्ट नेग्लेजिबल चेंज हुआ है, तो एक की कॉन्सेंट्रेशन तो चेंज ही नहीं हो रही है, सो रेट डिपेंड्स ओनली ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सेकेंड वन. सो these are the reactions in which either of the reactant is present in excess. ठीक है, okay, and this is because the concentration of water doesn't change much during the reaction. An example, सारी की सारी hydrolysis reactions pseudo first order reactions होती हैं. ठीक है, ये आएगा एग्जाम में. अच्छा, सेकंड चीज़ जो आपको मैं बताने वाला था, यू दिस वन मोर, बाकी तो कहानियाँ है, कोई नहीं पूछने वाला आपसे भैया कैटलिस्ट क्या होता है, हमने बहुत बार पढ़ा है. ठीक है, आपको सिर्फ एक ये फॉर्मूला याद रखना है. ये फॉर्मूला ढंग से दिख नहीं रहा है, डेरिवेशन में नहीं करवा रहा हूँ यहाँ पे. log K2 अपॉन K1 इक्वल्स टू EA अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 T1 T2. अब ये क्या है, देखिए, रेट कांस्टेंट चेंजेस विद चेंज इन टेम्परेचर, तो ये वही दिखा रखा है. K1 इज द रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर T1, K2 इज द रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर T2. ठीक है, EA इज द एक्टिवेशन एनर्जी. एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट होने के लिए कुछ मिनिमम एनर्जी चाहिए, एंड द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर अ रिएक्शन टू टेक प्लेस इज कॉल्ड इट्स एक्टिवेशन एनर्जी. ठीक है, दैट्स इट. R वही अपना गैस कांस्टेंट. अच्छा, क्वेश्चन कैसे होगा, आपके सामने है 4.0. दो टेम्परेचर गिवन है, T1 गिवन है 500 केल्विन, T2 गिवन है 700 केल्विन, K1 गिवन है 0.02 सेकेंड इनवर्स, K2 गिवन है 0.07 सेकेंड इनवर्स. आपको एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है, और A का बताऊंगा, A का क्या कॉन्सेप्ट है. तो क्लास ये फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हैं. K1 K2 गिवन है, T1 T2 गिवन है, R आपको मालूम है 0.8314 होता है, 8.314 यूज्ड है यहाँ पे. यहाँ से आप EA निकाल सकते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी, बड़ा इजीली फॉर्मूला यूज़ करके. अच्छा, एक और फॉर्मूला होता है क्लास, आप याद रखिएगा, log K इक्वल्स टू, एक्चुअल में ना फॉर्मूला ये था, देखिए फॉर्मूला वॉज, मैं आपको फॉर्मूला लिखवा दूँ, फिर अगेन डेरिवेशन पे क्यों ही जाऊँ. ये है क्लास फॉर्मूला. ठीक है, log K इक्वल्स टू माइनस EA अपॉन 2.303 RT प्लस log A. ठीक है, कोई भी टेम्परेचर उठाइए, लेट्स से आपने T1 ही ले लिया, T1 पे जो K1 गिवन है वो यूज़ करिए, टेम्परेचर यूज़ करिए, एक्टिवेशन एनर्जी हमने निकाल ही दी है, इससे हम निकाल देंगे A क्या होता है, A एक एक्चुअली जो फॉर्मूला है ना, दिस इज आर्हेनियस इक्वेशन, और A क्या होती है, दैट इज कॉल्ड आर्हेनियस कांस्टेंट. अच्छा, अब मैं आपको ग्राफ भी समझा ही देता हूँ. चलो देखिए, आर्हेनियस ने ना एक इक्वेशन दी थी, आपके सामने दिखाई देगी कहीं पे वो इक्वेशन, नहीं है क्या, ये वाली. K equals to A e power minus EA by RT, where EA is activation energy. दोनों साइड लॉग लेते हैं, ln K equals to ln A नेचुरल लॉग माइनस EA by RT हो जाएगा दोनों साइड लॉग लेने से. अच्छा, लॉग बना लेते हैं, log K equals to log A माइनस EA अपॉन 2.303 RT. होता एक्चुअल में ये है कि ln A इक्वल्स टू 2.303 log A. अब ना इस इक्वेशन को अगर मैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से कंपेयर कर दूं, y इज इक्वल टू mx प्लस c से, और अगर मैं एक ग्राफ बनाऊं y एक्सिस पे log k लेके, x एक्सिस पे x एक्सिस पे 1/t लेके, 1/t लेके, तो भैया
it would be a straight line with negative slope. और slope क्या होएगा? Slope would be minus EA upon 2.303 R, और जो इंटरसेप्ट होगा वो होगा log A. यही समझाया हुआ है पूरी ग्राफ में, ये आपके सामने ग्राफ है, और फिर ये इसी से ये वाला फॉर्मूला आया था निकाल करके जो मैंने सामने लिखा है, और बस इतने ही न्यूमेरिकल्स हैं आपकी कहानी में, ठीक है. द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देखिए अगेन यहाँ पे दे हैव गिवन यू द रेट कांस्टेंट, टेम्परेचर गिवन है, रेट कांस्टेंट गिवन है, एक्टिवेशन एनर्जी गिवन है, दूसरा टेम्परेचर गिवन है, आपसे क्या पूछा हुआ है, यानी T1 गिवन है 600 केल्विन, K1 गिवन है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 5, T2 गिवन है 700 केल्विन, K2 आपसे पूछा हुआ है, और एक्टिवेशन एनर्जी भी आपको गिवन है एज 209 केल्विन. सो अगेन यू कैन सॉल्व दिस यूजिंग द सेम फॉर्मूला, दैट्स इट. इसी पे आएंगे न्यूमेरिकल्स, और किसी चीज़ पे नहीं आएंगे. एक्टिवेशन एनर्जी की स्टेटमेंट आ जाएगी, वो देख लेना. अच्छा, और एक आएगी कहानी कोलिजन थ्योरी. कोलिजन थ्योरी सिर्फ ये कहती है कि reactants converts into product because of the collision between them. Reactant molecules collide with each other, and because of the collision product is formed. But not every collision is able to form the product. पहली चीज, because of the collision must be sufficiently energetic so that the energy released during the collision is equals to the required energy, that is the activation energy. And the second criteria is that the collision must be properly oriented. Let's say अगर AB और CD को मिल करके AD बनाना है, तो बेटा collisions ऐसे होने चाहिए कि collisions में ना A जो है वो D से कोलाइड से फेस करे, यानी कि it should be like BA colliding with DC. तो अगर इस तरीके से collision होगी तब तो A और D के बीच में बॉन्ड बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा. So the main postulate is that the reactant convert into product because of the collision, but not every collision is able to form the product. In order to a collision to be effective in forming the product, there are two criteria. First, it must be properly energetic. That means the energy released during the collision must be equal to the energy or greater than the energy required, that is activation energy. And second is the collisions must be properly oriented, and number of collisions taking place per second per unit volume of the reaction is called mixture is called collision frequency. इसके साथ चैप्टर होता है खत्म. मैंने आपको सारे काम की चीजें पढ़ा दी हैं क्लास, ठीक है. इस पे आप सारा न्यूमेरिकल कर सकते हैं. आप लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे कुछ फ़ायदा नहीं है, इन्हीं के ऊपर क्वेश्चंस आने वाले हैं, दैट्स इट. ओके, सो यू कैन सॉल्व ऑल द न्यूमेरिकल क्वेश्चन, और इस चैप्टर से सिर्फ न्यूमेरिकल्स ही आते हैं. आई होप दिस वाज क्लियर टू यू. थैंक्स.